नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी भारत का भूगोल, उसके अंदर इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था। इससे पहले हमने अपवाह तंत्र को पढ़ा था। अपवाह तंत्र की बात करें तो साथियों, उसको हमने दो भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। एक तो हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो उसको हमने दो भागों के अंदर बांटा था। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो थी अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों, भारत के भूगोल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर का जो मैटर है उसके अंदर साथियों हम क्या पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत में खनिज संसाधन। क्या पढ़ेंगे साथियों? भारत के अंदर खनिज संसाधन पढ़ेंगे। इसकी 2 या 3 क्लास होगी। आज हम शुरुआत करेंगे इसकी पहली क्लास से। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है भी खनिज कहते किसको हैं। ठीक है, खनिज संसाधन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं खनिज कहते किसको हैं या खनिज होता क्या है। देखो, नॉर्मल सी परिभाषा है खनिज की, पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ को ही खनिज कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। आप किसी भी एनसीईआरटी बुक को उठा के देखोगे ना तो यही परिभाषा लिखी होगी। ठीक है, क्या पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले यौगिक तत्व या कुछ भी, चट्टान हो, पत्थर हो, एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का अपने आप के अंदर वो मिनरल होता है, वो खनिज होता है। खनिज की परिभाषा, सिंपल से सिंपल डेफिनेशन है खनिज की भी, पृथ्वी को खोदकर जो पदार्थ निकाला जाता है और इससे मानव अपने यूज के लिए उपयोग में करता है, उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको खनिज बोला जाता है। ठीक है, अभी खनिज संसाधन का वर्गीकरण के बारे में हम देखते हैं। खनिज की परिभाषा समझ में आ गई। अभी हेडिंग लगा लेना साथियों, क्या लगाएंगे? खनिज संसाधन का वर्गीकरण, यानी खनिजों का वर्गीकरण। खनिज संसाधन का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के खनिज होते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। ठीक है, खनिज की बात करते हैं तो साथियों, खनिजों को हम जनरली 3 प्रकार के या 3 भागों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? एक तो होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज, और तीसरा होता है ऊर्जा संसाधन। समझ में आ गई? सबसे पहला जो खनिज होता है साथियों, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है धात्विक खनिज। क्या बोला जाता है साथियों? सबसे पहले खनिज को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के नाम से इसको जाना जाता है 1 नंबर पे। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरे को क्या बोला जाता है साथियों? दूसरे को बोला जाता है अधात्विक खनिज के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम से? अधात्विक। तीसरा होता है, तीसरे को क्या नाम से जाना जाता है साथियों? तीसरा होता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जनरली भारत के अंदर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से साथियों? एक तो होता है खनिज धात्विक खनिज, ठीक है, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और कौन सा होता है? और होता है ऊर्जा संसाधन। कहते किसको है खनिज? पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाला वह पदार्थ जिसको मानव या मनुष्य अपने उपयोग में ले सकता हो, उसको धात्विक खनिज बोला जाता है। ठीक है, 2 नंबर अगर हम इसकी बात करें तो इसके वर्गीकरण के बारे में जाने तो वर्गीकरण इसका कितने प्रकार का होता है साथियों? 3 प्रकार का। कौन कौन सा 3 प्रकार का? सिंपल सा है, एक तो धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है साथियों ऊर्जा संसाधन। कौन सा होता है? ऊर्जा संसाधन होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद की बात करें, सबसे पहले इनको हम जानेंगे भी, इनकी डेफिनेशन आगे, या इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अभी धात्विक खनिज की बात करें साथियों, किसकी? धात्विक खनिज की बात करें, किसकी बात करनी है साथियों? धात्विक खनिज की अगर हम बात करें, धात्विक खनिज कहते किसको हैं या धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है? धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज के बारे में अगर हम देखें, धात्विक खनिज कहते किसे हैं, तो इनके अंदर जो सबसे पहला होता है, इसके अंदर धातुएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इसके अंदर? इसके अंदर साथियों धातुएं पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है साथियों? धात्विक खनिजों की सबसे बड़ी जो
सबसे बड़ा क्या होता है इनका, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, इनके अंदर धातुएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं साथियों? धातुएं पाई जाती हैं, धातुएं पाई, सबसे पहला इनके अंदर क्या होता है, धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, अभी धातुएं कैसे पाई जाती हैं, जैसे लोहा, लोहा अपने आप के अंदर एक धातु है, तो वो धात्विक खनिज के अंदर आ जाएगा। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा इनकी निशानी क्या होती है, इनको पीटकर। धात्विक खनिज की दूसरी निशानी क्या होती है साथियों, धात्विक खनिज की दूसरी निशानी होती है इनको पीटकर, इनको पीटकर इनका आकार बदला जा सकता है, इनका आकार बदला जा सकता है। क्या होता है, इनको पीटकर इनका आकार बदला जा सकता है। किनका आकार बदला जा सकता है साथियों, जो धात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, और ये किन चट्टानों के अंदर मिलते हैं, अभी चट्टानों की बात करें तो कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ऐसी चट्टानें मैंने आपको करवाई नहीं है, अभी करवाऊंगा आगे। ये किन चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, तो ये ज्यादातर आग्नेय चट्टानें या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। किनकी चट्टानों के अंदर, ये आग्नेय चट्टानें, ज्यादा लिख लेना, आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। किन किन चट्टानों के अंदर, या तो आग्नेय चट्टानें या कायांतरित चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा, दूसरा इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर और क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम और देखने की बात करें तो उदाहरण के लिए इनको भी हम दो भागों के अंदर बांटेंगे। जो धात्विक खनिज होते हैं ना, इनको भी दो भागों के अंदर बांटा जाता है। धात्विक खनिज को भी कितने प्रकार के अंदर बांटा जाता है साथियों, दो भागों के अंदर बांटा जाता है। दो भाग इनके कौन कौन से होते हैं, एक भाग तो इनका होता है जिनके अंदर लोहा होता है, और एक भाग होता है जिनके अंदर लोहा नहीं होता। एक भाग तो इनका वह होता है जिनके अंदर लोहा होता है, जिनको क्या बोला जाता है, लोह खनिज बोला जाता है, लोह धात्विक खनिज। और दूसरी को क्या बोला जाता है, अलोह धात्विक खनिज बोला जाता है। ठीक है, अभी धात्विक खनिज को दो भागों के अंदर मैं बांट रहा हूं, धात्विक खनिज को। ठीक है, उसका जो पहला भाग होता वो होगा, उसको बोला जाता है लोहा, लोह धात्विक, लोह धात्विक खनिज, पहला भाग इसका। ठीक है, दूसरे भाग की अगर हम अभी लोह धात्विक खनिज के अंदर देख लेना, लोह धात्विक खनिज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, लोह धात्विक खनिज के अंदर जैसे आयरन हो गया, इसके अंदर सबसे पहले तो लोह धात्विक खनिज की जो निशानी होगी वो क्या निशानी होगी भी, ये लोह धात्विक खनिज ही है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही कंफर्म करना होगा ना लोह धात्विक खनिज का, तो लोह धात्विक खनिज होगा, उसके अंदर आयरन का अंश पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, आयरन का, इसका अंश पाया जाता है साथियों, साथियों आयरन का अंश पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिख लेना, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं उदाहरण के लिए, जैसे कौन कौन से लोह धात्विक खनिज होते हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो हो जाएगा आयरन आयस्क, सबसे पहला कौन सा हो गया साथियों, आयरन अयस्क हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा मैग्नीज हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों, दूसरा हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे धरती से ही निकलते हैं, लेकिन इनमें आयरन का अंश पाया जाता है। ठीक ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा साथियों कोबाल्ट हो जाएगा। क्या तीसरा खनिज कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट, मेन मेन आपको मेन मेन लिखा रहा हूं मैं, ये तीन आप नाम याद कर लेना, उदाहरण के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अभी लोह धात्विक खनिज के अंदर इनके अंदर आयरन का अंश पाया जाता है, जैसे आयरन अयस्क हो गया, दूसरा मैग्नीज हो गया, तीसरा हो गया कोबाल्ट। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे साथियों लोह धात्विक खनिज के अंदर। ठीक है, अगर हम अलोह धात्विक खनिज की बात करें, किसकी, अलोह धात्विक खनिज की बात करें,
अलोह धात्विक खनिज के अंदर क्या जानेंगे साथियों, अलोह धात्विक खनिज किसको, दूसरा इसका आकार था जो था अलोह, अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज के अंदर जाने तो इसके अंदर तो आयरन का अंश पाया जाता था, उसके अंदर सबसे पहला आयरन का अंश नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, आयरन यानी लोहे का अंश नहीं पाया जाता, आयरन का अंश नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, किसका, आयरन का अंश नहीं पाया जाता। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको लिखना हो तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कॉपर लिख सकते हो, जैसे उदाहरण क्या लिख सकते हो साथियों इसके अंदर, इसके अंदर जैसे कॉपर, हम पंखे की मोटर मोटर बांधा नहीं, बिंग अंदर तार लगे कॉपर, उसको बोला जाता है कॉपर। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका लिख सकते हो सोना, सोने के अंदर आयरन पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता ना। तीसरा उदाहरण इसका लिख सकते हो चांदी, इसके अंदर भी आयरन, इनके अंदर आयरन हो, इनके अंदर अगर आयरन की मिलावट करने लगे तो बस। चौथा जो इसका उदाहरण लिख सकते हो वो लिख सकते हो सीसा। क्या लिख सकते हो साथियों, चौथा उदाहरण इसका, इसका चौथा उदाहरण लिख सकते हो आप सीसा। ठीक है, पांचवा लिख सकते हो जस्ता। ठीक है, इसके 5 उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप भूलो ना चीजों को। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज को, धात्विक खनिज के अंदर क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, इनको पीटकर इनका आकार बदला जा सकता है। अभी जैसे कोई लोहे का, कोई लोहे वाला खनिज निकला, ठीक है, लोहा होता है, उनको गर्म करके पीटा जा सकता है, उनका आकार बदला जा सकता है, लेकिन वो रहेगा लोहे का लोहा ही रहेगा। ठीक है, कोई भी धातु निकलती है, अभी देखो जो जमींदारा फैमिली से बिलोंग करते हो आप सभी, आपके घर के अंदर ट्रैक्टर के संद होते हैं ना, जैसे कल्टीवेटर हो गया, उसके बाद में तवियां हो गई, तोते हो गए, बिजाई वाली मशीन होगी, घना ही संद हो गया ट्रैक्टर का। तो उन सबको क्या, उनको शेप दी जाती है, उनको बनाया जाता है। अभी वो कल्टीवेटर निकाले हैं तो ऐसा थोड़ी है अभी जमीन खोदी और अंदर कल्टीवेटर पड़िया बाहर काट लिया और बेच दिया, ऐसा नहीं करते ना मिस्त्री। क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लोहे की चादरें आती है, उनको पीट कर, उनको गर्म करके उनका आकार बदला जा सकता है, फिर उनके आकार को आप किसी भी तरह के से कोई भी सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनको पीट के इनका आकार बदला जा सकता है, किसका, धात्विक खनिजों का। ठीक है, और ये आग्नेय और कांतरित चट्टानों से मिलते हैं। इसके बाद में हमने इसके अंदर जाना था लोह धात्विक खनिज को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो लोह धात्विक खनिज और एक अलोह। जो लोह धात्विक खनिज होंगे उनके अंदर आयरन, आइसक, मैग्नीज और कोबाल्ट नाम के खनिज आएंगे, और जो होंगे अलोह धात्विक खनिज उनके अंदर कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, उनके अंदर कॉपर आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा। अभी जैसे सोना निकला जमीन से, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सोना निकला तो ऐसा तो है नहीं है अभी सोना निकल गया और सोने का आप कल्टीवेटर बना लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। सोना सोना ही रहेगा, उसको पीट के उसका कभी तो चाप बना ली, कभी पंजेब में बना ली, चांदी की सॉरी पंजेब बना ली, कभी हाथ में डालने वाला कड़ा बना लिया, कभी गल में डालने वाली चैन बना ली। ये सारे काम यानी इनको पीट के इनका आकार बदला जाता है, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे के सारे आ जाएंगे धात्विक खनिज के अंदर। ठीक है, अब ये धात्विक खनिज समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, उदाहरण समझ में आ गए धात्विक खनिज के। इसके बाद अगर हम साथियों बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे जो हमारा खनिज आ जाएगा, 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, अधात्विक खनिज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा साथियों, अधात्विक खनिज आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर लगा लेना। अधात्विक खनिज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा साथियों 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएगा अधात्विक। अब ये अधात्विक की सर क्या डेफिनेशन होगी, अधात्विक की अगर हम साथियों बात करें तो अधात्विक खनिज होते हैं, इनके अंदर धातुएं नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, सबसे पहली बात, इनमें धातु नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, इनमें धातु नहीं पाई जाती, पहली बात। दूसरी बात की अगर हम साथियों बात करें तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, इनमें
ये कौन से होते हैं, ये पीटने से टूट जाते हैं, यानी मुलायम होते हैं। ये मुलायम नहीं होते, पीटने से टूट जाते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो इनको, पीटने से टूट जाते हैं। दूसरी बात, पहली बात क्या होती है, पहली बात इसके अंदर है इनमें धातुएं नहीं पाई जाती, दूसरा ये पीटने से टूट जाते हैं, तीसरी अगर हम बात करें ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये साथियों, तीसरी अगर हम इसकी बात करें तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों के अंदर। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, में कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें धातुएं नहीं पाई जाती, ये पीटने से टूट जाते हैं और ये अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको उदाहरण लिखना हो तो उदाहरण लिख लेना, जैसे इसका उदाहरण क्या लिखोगे, जैसे चूना पत्थर। जैसे क्या हो जाएगा साथियों, जैसे आप लिख सकते हो चूना, चूना पत्थर हो गया। अभी चूना पत्थर को पीटेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो तो टूट जाएगा। 2 नंबर आप लिख सकते हो बलुआ पत्थर। क्या लिख सकते हो साथियों, बलुआ। बलुआ पत्थर लिख सकते हो 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आप क्या लिख सकते हो साथियों, 3 नंबर पे लिख सकते हो संगमरमर। क्या लिख सकते हो साथियों 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आप लिख सकते हो संगमरमर, संगमरमर लिख सकते हो। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, जिंक आ जाएगा 4 नंबर पे। 5 नंबर की इसके अंदर अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे आ जाएगा पोटास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोटाश आ जाएगा, पोटाश आ जाएगा 5 नंबर पे। 6 नंबर की अगर हम बात करें इसके अंदर तो नमक आ जाएगा 6 नंबर पे। क्या आ जाएगा साथियों, नमक भी एक प्रकार का खनिज है। कौन सा, अधात्विक खनिज है नमक, नमक आ जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो जिप्सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, जिप्सम आ जाएगा 7 नंबर पे। क्या आ जाएगा 7 नंबर पे, जिप्सम, जिप्सम आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे साथियों अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं ये सारे के सारे। आपको इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धात्विक और अधात्विक दो हो गए हमारे। अधात्विक की क्या निशानी है, इसमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं, इनको पीटने से ये टूट जाते हैं, अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, जिंक हो गया, पोटाश हो गया, नमक हो गया, जिप्सम हो गया। और धात्विक खनिज की बात करें तो क्या होती है, उनमें धातुएं पाई जाती हैं, उनको पीट के आकार बदला जा सकता है। वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अंदर मिलते हैं। उनको 2 भागों के अंदर बांटा जाता था, कौन कौन से, लोहा धात्विक खनिज और अलोहा धात्विक खनिज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। इसके अगर हम साथियों बाद की बात करें, क्या इसके बाद जानने की अगर हम कोशिश करें तो इसके बाद अगर हम जाने तो 3 नंबर पे जो हमारा आ जाएगा ऊर्जा संसाधन। क्या आ जाएगा, ऊर्जा संसाधन आ जाएगा 3 नंबर पे। क्या आ जाएगा साथियों, 3 नंबर की हेडिंग लगा लेना, ऊर्जा संसाधन। 3 नंबर को आपको हेडिंग लगानी है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अभी ऊर्जा संसाधन की साथियों बात करें तो ऊर्जा संसाधन आप सभी को पता है। ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे तो इनके अंदर क्या कुछ आएगा, इनके अंदर फ्यूल होता है, यानी जो ईंधन निकलता है ना जमीन से, उसी को ऊर्जा संसाधन के अंदर काउंट किया जाता है। अभी वो ईंधन आप किसी भी तरह का देख सकते हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको किस रूप से जाना जाएगा, उसको ईंधन के रूप से जाना जाएगा। किस रूप से, ईंधन के रूप से जाना जाएगा। ईंधन, ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन से, क्या होती है, ईंधन, यानी ये लिक्विड मात्रा के अंदर निकलते हैं। जो ऊर्जा संसाधन के होते हैं ना, ये किस मात्रा के अंदर निकलते हैं,
ये साथियों निकलते हैं लिक्विड मात्रा के अंदर निकलते हैं, यानी तरल पदार्थ के रूप में इनको निकाला जाता है जमीन से। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इनको? तरल पदार्थ के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में निकाला जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको तीन भागों के अंदर बांटा जाता है। कौन कौन से इनके तीन भाग हैं साथियों? इनके तीन भागों की अगर हम बात करें तो एक नंबर पे साथियों जो आ जाएगा, एक नंबर पे आप इसको रख सकते हो, क्या लिख सकते हो साथियों? एक नंबर पे कोयला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोयला। ये सारे के सारे तरल पदार्थ नहीं होते, तरल पदार्थ के रूप में भी निकाला जाता है। भी लगा दिया ना तो ये सारे के सारे तरल नहीं होंगे। ठीक है, एक नंबर पे कोयला हो गया, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, क्या लिख सकते हो साथियों? दूसरा लिख सकते हो आप पेट्रोलियम। तीन नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा साथियों? तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा साथियों? तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। यानी ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ये सारे के सारे खनिज आ जाएंगे साथियों इसके अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे? ये सारे के सारे खनिज आ जाएंगे प्राकृतिक गैस के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे खनिज किसके अंदर आ जाएंगे साथियों? प्राकृतिक गैस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये तीन प्रकार के अंदर इनको बांटा जाता है। किन किन तीन प्रकारों के अंदर? मैंने आपको बता दिया किन किन तीन प्रकारों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, अभी देख लेना किन किन तीन प्रकारों के अंदर बांटा जाता है। मैं आपको एक बात इसके अंदर और इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं, जो इसके अंदर जो खनिज निकलते हैं ना, खनिज के ऊपर किसका स्वामित्व होता है? खनिज हमेशा केंद्र सरकार के होते हैं या राज्य सरकार के? सबसे पहले तो अभी जैसे राजस्थान के अंदर कोई भी खनिज निकला, उसके ऊपर जो अधिकार होगा वो अधिकार किसका होगा साथियों? आप मेरे को ये बताओगे किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का अधिकार होगा या राज्यों का अधिकार होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो किसका अधिकार होगा? संविधान के अनुसार खनिज हमेशा संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार राज्यों के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत आते हैं? राज्यों के अंतर अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत आते हैं साथियों? राज्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी राजस्थान के अंदर कोई भी खनिज निकलता तो उसके ऊपर राज्य सरकार का हक होगा, न कि केंद्र सरकार का। पहली बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। किसका अधिकार होता है साथियों? उनके ऊपर राज्यों का अधिकार होता है, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें तो खनिजों के लिए खनिजों को निकाल के बेचा भी जा सकता है। ठीक है, उनका विनियमन भी किया जा सकता है, उनका विकास भी किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात, खनिजों के ऊपर हमेशा राज्यों का राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। दूसरों खनिजों को निकाल के या तो राज्य अपने यूज के लिए काम में ले ले, और या उनको क्या कर सकता है? राज्य उनको बेच सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात, खनिज अन्वेषण एवं विकास के लिए संबंधित भारत के अंदर जो संस्थाएं चल रही है, भारत के अंदर खनिजों की जो संस्थाएं चल रही है, उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है? मैं आपको बता दूं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली, भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए क्या चला जाता है साथियों? जो खनिजों के इसके रख रखाव के लिए जो संस्थाएं चल रही हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं। 4 या 5 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सबसे पहली जो संस्था है साथियों, उनका नाम है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, पहली। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण खनिज से संबंधित ये संस्था है, एक नंबर पे। ठीक है, दूसरी जो संस्था है, दूसरी संस्था है साथियों खनिज अन्वेषण विकास लिमिटेड। इसको चलो छोड़ो, इसको तो क्या लिखोगे? ठीक है, तीसरी भारतीय खान ब्यूरो। तीसरी को क्या बोला जाता है साथियों? दूसरी को बोला जाता है भारतीय खान ब्यूरो।
क्या बोला जाता है साथियों दूसरी को बोला जाता है भारतीय खान ब्यूरो। ठीक है, ठीक है। और तीसरी संस्था है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इनके अंतर्गत आ जाती हैं। कौन कौन सी? सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इनके अंतर्गत आ जाएगी। किनके अंतर्गत? भारतीय भू सर्वेक्षण, या ये सरकारी कंपनियां जो खनिजों के अंतर्गत काम करती है, जैसे ओएनजीसी हो गया, ठीक है, एचसीएल हो गया, नालको हो गया, रालको हो गया, ये बहुत सी कंपनियां हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो ओएनजीसी हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा उदाहरण के लिए एचसीएल हो गया। क्या, कौन सी कंपनी होगी? एचसीएल होगी, नालको हो गया। ये सारी की सारी कंपनियां भारत के अंदर किससे संबंध में काम करती है? ये सारी की सारी कंपनियां साथियों किसके संबंध में काम करती है? ये सारी की सारी कंपनियां करती हैं साथियों उनके खनिजों से संबंधित काम करती हैं। क्या करती हैं साथियों? खनिजों से संबंधित काम करती हैं। तीन कंपनियां मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी? तीन कंपनियां, ठीक है। अभी जो इसका मुख्यालय है ना, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है आपके, तो इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। कहाँ पे है साथियों? पश्चिम बंगाल में है कोलकाता, ठीक है। इसका मुख्यालय, इसको जीएसआई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? जीएसआई के नाम से भी जाना जाता है। जीएसआई का क्या मतलब हो जाएगा साथियों? जीएसआई के नाम से इसको जाना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण को, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय खान ब्यूरो की बात करें तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय है वो कहाँ पे है साथियों? वो मुख्यालय इनका नागपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भारतीय खान ब्यूरो का जो मुख्यालय आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों, कहाँ पे आ जाएगा? नागपुर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और जो प्राकृतिक गैस आयोग है, 4 नंबर पे आप लिख लेना, प्राकृतिक गैस आयोग। प्राकृतिक गैस आयोग, इनका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? इनका मुख्यालय आ जाएगा देहरादून के अंतर्गत। कहाँ पे आ जाएगा? देहरादून के अंतर्गत आ जाएगा इसका मुख्यालय, प्राकृतिक गैस आयोग का। यानी जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है ना, उसका जो मुख्यालय है पूरे भारत के अंतर्गत, वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आ जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत। तो ये 4 सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं वो खनिजों से संबंधित है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसको जियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय, यानी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे खनिज अन्वेषण, 2 नंबर पे है भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? नागपुर के अंतर्गत है। 3 नंबर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां आ जाएंगी, ओएनजीसी आ जाएगी, एचसीएल आ जाएगी, नालको आ जाएगी, इत्यादि बहुत सी कंपनियां आपको भी पता है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे जो प्राकृतिक गैस आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून के अंतर्गत है, ठीक है। आज हमने खनिज की डेफिनेशन के बारे में जाना साथियों, खनिज कहते किसे हैं, खनिजों के प्रकार के बारे में जाना, फिर आगे खनिजों के उदाहरण देखे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कल देख लेना हम क्या करेंगे, कल देखेंगे भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे भारत के अंदर कितनी ऐसी जगह हैं। भारत, मैंने आपको भारत को दो भागों के अंदर, एक तो हिमालय का भारत और दूसरा एक प्रायद्वीपीय भारत। आप देख लेना जितने भी खनिज पाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, या किसी न किसी पठार के अंतर्गत आ जाएंगे, या किसी न किसी चट्टान के अंतर्गत आ जाएंगे, ये सारे के सारे खनिज, ठीक है। तो जो भारत का नीचे वाला हिस्सा ना, यानी दक्षिणतम हिस्सा, उसके अंदर आपको खनिजों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहाँ कहाँ पे खनिज हैं इसके बारे में हम जानेंगे कल। उसके बाद में परसों की क्लास के अंदर हम देखेंगे, जैसे लोहा है, लोहा भारत के अंदर कहाँ पे ज्यादा मिलता है, 1 नंबर का जो स्टेट है कौन सा है? लोहा। फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग खनिजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये देख लेना, हमारे आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो इतनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उन टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% का, और जो वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनके ऊपर 30% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है। कब तक? 7, 8 और 9 मार्च तक। 8 को क्या होता है? 8 को
महिला दिवस होता है ना, तो इन 3 दिन के ऊपर 3 दिन आपको ऑफर दिया जाता है, तो आप इस ऑफर का भरपूर फायदा उठा सकते हो। ठीक है साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।